नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। बीए भाग प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित आज हम वीसल दे रास काव्य उसकी कथा वस्तु के विषय में अध्ययन करेंगे। वीसल दे रास आपके पाठ्यक्रम में ये राजस्थानी का एक प्रेमाख्यान काव्य है जिसका कुछ चुनिंदा अंश, चयनित अंश आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया। विद्यार्थी इस विशल दे रास की कथा वस्तु से जुड़े, उसका परिचय प्राप्त करें। ये राजस्थानी का एक प्रेमाख्यान काव्य है। नरपति नाल इसके कवि हैं, इसके रचयिता हैं। नरपति नाल द्वारा विरचित ये प्रेमाख्यान काव्य राजस्थानी साहित्य में बीसल देव रासो के नाम से भी जाना जाता है। बीसल दे रासो, बीसल देव रासो और बीसल दे रास, ये दोनों नाम से जाना जाता है। लेकिन विद्वानों का ये मानना है, और राजस्थानी भाषा साहित्य को पढ़ते हैं, राजस्थानी भाषा की प्रवृत्ति को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वे विशल ऐसे शब्द बोलने की, और रास और रासों में दोनों में फर्क है, रासो काव्य में और रास में। इसलिए इसकी जो प्रकृति है, श्रृंगार प्रधान काव्य है, वियोग श्रृंगार का, विरह का काव्य है। इस दृष्टि से इसका नाम वीसल दे रास रखना ही ठीक है, और यही नाम आपके इस पाठ्यक्रम में उसी नाम से, वीसल दे रास नाम से इस काव्य को रखा गया है। हमारे विद्यार्थी इस बात को जान लें कि हिंदी साहित्य में राजस्थानी भाषा भी एक वृहद क्षेत्र राजस्थानी का हिंदी में है। हिंदी का जो आदिकालीन साहित्य है उसमें तो बहुत बड़ा भाग राजस्थानी का है। इसी दृष्टि से हमारे विद्यार्थी राजस्थानी भाषा, उसके साहित्य, उसकी संस्कृति, वहाँ का लोक साहित्य, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की रीति नीतियाँ, यहाँ के लोक विश्वास, लोक मान्यताएं, लोक धारणाएं, यहाँ के तीज त्यौहार, इन सब के विषय में भी जानकारी हिंदी साहित्य में करते हैं। यद्यपि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इस भाषा में अध्ययन की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। उसके बावजूद हिंदी में राजस्थानी का बहुत बड़ा भाग हमें पढ़ने का अवसर मिलता है, और बीए भाग प्रथम के इस प्रश्न पत्र में पहला ही पाठ वीसल दे रास नाम से आपके लगाया गया है। ये वीसल दे रास एक प्रेम कथा है, और हमने विद्यार्थियों को ढोला मारू के पाठ में भी मैंने आपसे जानकारी साझा की थी कि राजस्थान के प्रेमाख्यान काव्यों में और अन्य जगह के प्रेमाख्यान काव्यों में ये फर्क है कि राजस्थान का प्रेमाख्यान काव्य भी परिणय की श्लीलता, शुद्धता, परिनिष्ठता पर आधारित होता है। मतलब कि यहाँ की प्रेम कथाओं में भी जो प्रेमी प्रेमिका दोनों हैं, वो शादी के बंधन में, परिणय के बंधन में बंध करके ग्रस्त जीवन जीने के अभिलाषी रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम को आदर्श माना गया है, कृष्ण और राधा के प्रेम को नहीं। तो उसी दृष्टि से हमारे यहाँ के राजस्थानी के जो प्रेमाख्यान काव्य हैं, उनमें अंततो गत्वा या तो शादी के बाद में पति पत्नी के प्रेम को लेकर के प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं, या शादी के पूर्व में भी लिखे गए हैं, तो अंत में उनका शादी के बंधन में आबद्ध होकर के उस पवित्र सूत्र को स्वीकार करते हैं, परिणय के सूत्र को, और फिर अपने आदर्श जीवन से, चारित्र पूर्ण जीवन से, शील से सबको प्रभावित करते हैं। ऐसा हमारे यहाँ की इन प्रेमाख्यान काव्यों की परंपरा रही है। वीसल दे रास दोनों नायक नायिका, उनके शादी के बाद के प्रेम की कथा है। वीसल दे रास का जो नायक है वो अजमेर के राजा वीसल देव चौहान और धारा नगरी के राजा भोज परमार की सुपुत्री राजमती, इन दोनों, तो वीसल देव चौहान जो अजमेर का शासक है वो तो इसका नायक है, और धारा नगरी के राजा भोज परमार की सुपुत्री राजमती इसकी कथा नायिका है। इन दोनों के प्रेम की, इन दोनों के विरह की, वियोग की, बिछोह की और पुनर्मिलन की यह कथा है। इस कथा को हमारे विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे
किसी भी काव्य के लिए, जबकि वो खंड काव्य या प्रबंध काव्य हो, तो उसकी कथा वस्तु को समझने से ही उसका व्याख्या खंड और उसके भाव, उसका उद्देश्य, उसका संदेश समझ में आता है। इसलिए हम पहले इसकी कथा वस्तु की चर्चा करते हैं। कथा वस्तु माने कहानी, किस कहानी पर आधारित है ये। काव्य का प्रारंभ है, ये तो आपने जान ही लिया कि ये अजमेर के राजा विसलदेव चौहान और राजकुमारी जो धारा नगरी की है, राजा भोज परमार की सुपुत्री राजमती, इन दोनों के प्रेम की कथा है। काव्य का प्रारंभ रचनाकार ये एक लौकिक प्रेम काव्य के रूप में ही है। लोक में जो प्रचलित शैली है उसके हिसाब से गेय रचना है, जो गाते हुए नरपतिनाल ने लिखी है। तो आनंद में, उल्लास में अपने राजा, अपने कथानायक, अपने चरित्र नायक के जीवन को लेकर के, उनके जीवन की घटनाओं को लेकर के रचनाकार आनंद में उल्लसित होकर के रचना लिखता है। उसी रूप में नरपतिनाल ने अपने चरित्र नायक के लिए कथा लिखी। काव्य के प्रारंभ में आंकड़ी के द्वारा रासकार ने केदारऊ राग में इसके गाने का निर्देश किया है। आंकड़ी कहते हैं, जैसे अपने राजस्थानी में उसे आंकड़ी बोल देते हैं, कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगह आंकड़ी बोलते हैं, माने कि टेर बताना, ये राग है। और आंकड़ी में राग बताते हैं कि इस राग पे आया है, ये पणिहारी की राग पे है, ये सुवटिया की राग पर है, अलग अलग राग। तो वो केदारऊ राग, केदारऊ माने केदार राग। ये प्राचीन राजस्थानी में औ और ऐ दोनों वर्ण नहीं थे, इसलिए ऐ लिखते समय ए ई ऐसे लिखते थे और औ लिखते समय ए ऊ लिखते थे। तो केदारऊ, केदारो, तो केदारो से केदारऊ, तो केदार राग, इसमें गाने का निर्देश है। और इससे तय हो जाता है कि ये गेय रचना है, गेय प्रधान रचना है। यह जो केदार है वो प्रस्ताविक छंद, इससे वस्तु निर्देशन भी प्राप्त होता है तथा यह भी सिद्ध होता है कि यह एक गेय रचना है। 3 भागों में पूर्ण होती है रचना। पहला भाग, जहां से कथा का प्रारंभ होता है। मालव देश में धारा नगरी नाम से एक राज्य है, जहां राजा भोज परमार राज्य करते हैं। राजा के राजमती नाम की रूपवती कन्या है और अप्रतिम सौंदर्य के लिए वो चर्चित है। अपनी सुपुत्री, ये पिता माता की जिम्मेदारी होती है कि जैसे ही बेटी बड़ी होती है, सयानी होती है, शादी के योग्य उसकी उम्र हो जाती है, उसके पहले ही माँ को चिंता लग जाती है। इसलिए राजा भोज परमार की महारानी ने राजा से कहा कि हमारी सुपुत्री राजमती बड़ी हो रही है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक उचित वर उसके लिए ढूंढा जाए और उसकी शादी कर दी जाए, उसका विवाह कर दिया जाए। जैसे ही रानी ने प्रस्ताव रखा, राजा ने अपने पुरोहित को बुलाया, पांड्या, पांड्या नाम पुरोहित के लिए है उस समय, पंड्या, पांड्या, पंडित, पुरोहित। और हमारे विद्यार्थी इस बात को भी जाने कि राज परिवारों में, बड़े परिवारों में शादी विवाह के लिए आपस में सीधा सीधा मिलना जुलना नहीं होता था। शादी का प्रस्ताव लाने के लिए, शादी के लिए पहले से सारी जानकारियां जुटाने के लिए पुरोहितों को भेजा जाता था। राज पुरोहित होते थे, परिवारों के पुरोहित हुआ करते थे। तो राजा भोज परमार ने भी अपने पांड्या को बुलाया और बुला करके कहा कि राजमती के लिए उचित वर ढूंढा जाए, और जब हम शादी करते हैं तो बराबरी में शादी हुआ करती है। तो राजाओं की राजाओं से शादी होती है, सेठों की सेठों के यहाँ शादी होती है, किसान की किसान के यहाँ, गरीब की गरीब के, अमीर की अमीर के, बराबरी का रिश्ता होता है। इसलिए जैसे ही आज्ञा मिलती है तो राज्याज्ञा प्राप्त करके पांड्या अलग अलग रियासतों में, अलग अलग उस समय के ठिकानों में जाता है। राजकाज के जो राजा है उनके साम्राज्य के साम्राज्याधीशों के पास में, राजाओं के पास में जाता है। और वो जैसलमेर, अयोध्या, मथुरा प्रभृति कई स्थानों पर वो जाता है, लेकिन राजकुमारी राजमती के योग्य कोई वर उसे नजर नहीं आता है। उसे लगता है कि इस राजकुमारी के हिसाब से उसके सौंदर्य के सामने, उसके गुणों के सामने अन्य कोई राजकुमार या राजा पुरोहित को पसंद नहीं आया। अंततोगत्वा घूमते घुमाते वो अजमेर आता है और अजमेर का राजा विसलदेव चौहान
अपने आप में सौंदर्य का प्रतीक, बलिष्ठ भुजाएं, चारों तरफ उसकी ख्याति, एक योद्धा, सूरवीर, कुशल प्रशासक, देखने से ही आकर्षक छवि, प्रसन्नचित मुद्रा, विनोदी स्वभाव। जैसे ही देखते हैं उसको तो ऐसा लगा कि ये राजमती के लिए ही बना है। और पंड्या जो पांड्या है, अब यहाँ भी ये परंपरा देखें आप, पांड्या को विशलदेव रास आ गया, पसंद आ गया, लेकिन उससे सीधे सीधे बात नहीं की। जिम्मेदारी जिसकी है उसको अपनी हद में रहना, ये एक एक चीजें साथ साथ हमारे विद्यार्थी समझते चले। यद्यपि राजा ने कह दिया कि हमारी राजकुमारी के लिए उचित वर आप तलाश लें और उनका संबंध कर दें, सगाई कर दें। पंडित सब जगह घूमता अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और पुरोहित को जब ये लग जाता है कि विशलदेव राजकुमारी राजमती के लिए उचित वर है, तो वो विशलदेव से कुछ नहीं कहता है, सीधा सीधा धारा नगरी पहुंचता है, राजा भोज परमार से मिलता है और राजा भोज से विशलदेव के विषय में जानकारी देता है कि विशलदेव हमारी राजकुमारी के लिए एक उचित वर है, जिनके गुणों का वर्णन करता है, रूप का वर्णन करता है, उनकी राजधानी का, राज्य का, उनके संबंधों का, उनके ऐश्वर्य का, वैभव का वर्णन करता है। एक पिता के लिए अपनी पुत्री के लिए घर और वर दोनों अच्छे हों, ये सौभाग्य का विषय होता है, लेकिन घर अच्छा भी न हो तो वर तो अच्छा होना ही चाहिए। वरहीणी, राजस्थानी में मैणी बोलते हैं उसको, वरहीणे को यानी हीन वर को अपनी पुत्री देने वाला पिता दोषी होता है। इसलिए वर अच्छा होना चाहिए। घर कमजोर है तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन विशलदेव के या तो घर और वर दोनों श्रेष्ठ है। इसलिए राजा ने तत्काल हामी भर दी और अपने पुरोहित से कहा, पांड्या से कहा कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मैं भी राजाओं के आपस में जानकारी तो होती है। उनको जानकारी रही कि अजमेर के राजा विशलदेव चौहान बड़े प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके साथ में हमारी बेटी की शादी की जाए तो फिर हमारी पुत्री का जो भविष्य है वो बड़ा सुंदर होगा, सुरम्य होगा। ये सोच करके राजा ने पांड्या के मन की बात मानी और विशलदेव के पास में लगन सुपारी भेज दी। ये परंपरा है, वो पुरोहित ही जाएगा सगाई करने के लिए, राजा खुद नहीं। पुरोहित लगन की सुपारी लेकर के विशलदेव के पास में पहुंचता है और परंपरानुसार राजा के चरण प्रक्षालित करता है। प्रक्षालित करना माने धोना, चरणों को धोना, क्योंकि उन्हें जवाई बना रहे हैं। अपने राजा की सुपुत्री से उनकी शादी होने जा रही है, तो धारा नगरी के दामाद हो गए, उनका चरण प्रक्षालित करना। फिर माणिक मोतियों का चौक पुराया जाता है। चौक पुराना माने माणिक मोतियों से सजाना, और उसके बाद में सगाई का दस्तूर करता है। वो नारियल सगाई का राजा भोज परमार की ओर से वो पुरोहित विशलदेव को राजमती से विवाह के लिए प्रस्ताव के रूप में नारियल देता है। विशलदेव उस नारियल को स्वीकार करते हैं। स्त्रियां मंगल गान गाती है और इसके साथ में विशलदेव और राजमती की सगाई का दस्तूर पूर्ण होता है। जब चौहान वंशीय स्त्रियां, वहाँ की दास दासियां गाने गाती हैं, मंगल गीत गाती हैं, तो उन गीतों में ये वर्णन आता है कि आज चौहान कुल का सौभाग्य का सूरज जगा है, उगा है, क्योंकि इस परिवार में परमार गोत्रीय राजकुमारी आएंगी। परमार परिवार की राजकुमारियां अपने प्रण के लिए, पातिव्रत धर्म के लिए, श्लील के लिए, शील के लिए, चरित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए चौहान वंश में यदि परमार वंशीय राजकुमारी का आगमन होता है पुत्र वधू के रूप में, उस घर की लक्ष्मी के रूप में और चौहान कुल की लज्जा के रूप में, तो फिर चौहानों का ये सौभाग्य होगा, ऐसा उन गीतों का सार होता है। इसका मतलब चौहान वंश में परमार वंशीय राजकुमारी की सगाई होना चौहानों के लिए भी एक श्रेष्ठ चयन है। पांड्या ने राजा से विनय किया कि जब सगाई का नारियल आपने स्वीकार कर लिया, अपने यहाँ चट मंगनी पट दाल यही व्यवस्था रही। ज़्यादा समय तक सगाई को लंबे समय तक रखना, ये लोक में, राजस्थानी लोक में आज भी ठीक नहीं माना जाता। सगाई हो गई तो शादी करिए, बीच में कई सारे व्यवधान आ सकते हैं, और राज परिवारों में तो आने का कोई
समय ही नहीं होता कब कैसी परिस्थितियां बन जाए। किसी तीसरे के कारण दो राजाओं के बीच में किसी तरह की अनबन हो सकती है और फिर सगाई खटाई में पड़ सकती है। इसलिए पंड्या ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे राजा, हे राजन, आप शीघ्र जान लेकर के, जान कहते हैं बारात को, राजस्थानी में जान कहते हैं बारात, करे नरेशर विनती आवो जान करी आज सवेर। हे राजा, नरेश को विनती करता है और पांड्या कहता है कि हमारे नरेशर ने, हमारे राजा ने, राजा भोज परमार ने ऐसा ही निवेदन किया है, वही निवेदन मैं आपसे करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र बारात सजा करके और हमारी राजकुमारी राजमती से शादी करने के लिए आप पधारिएगा। आपका स्वागत है, इसमें देरी ना करें। धारा नगरी आपके स्वागत के लिए आतुर है। राजकुमारी राजमती से शादी करने के लिए आप शीघ्र दूल्हा बनकर के धारा नगरी के दामाद बनने के लिए पधारिएगा। विशलदेव उनकी बात को स्वीकार करता है और चूंकि उस समय की परंपराएं यही थी, जब सगाई हो गई तो शादी होनी है, इसलिए तत्काल बारात सजाई जाती है। धारा नगरी विशलदेव पहुंचता है। पांड्या तो वहां से सगाई करके बात करके आ गए। विशलदेव धारा नगरी के लिए रवाना होता है और पहुंचता है। गाजे बाजे के साथ में धारा नगरी में स्वागत होता है। जो काव्य आप पढ़ेंगे तो बीच के रास्ते का सारा जिक्र है, किस तरह से बारात चलती है, कैसे कैसे साज सज्जा होती है। मैं कहानी के सार रूप में आपको बता रहा हूँ। जब पूरे पूरे काव्य को आप पढ़ेंगे तो आपको इस कथा में बड़ा आनंद आएगा, किस तरह से हमारी परंपराएं हैं। ब्रजनारायण जी पुरोहित ने विशलदेव रास का संपादन किया, वो पुस्तक आप ले सकते हैं। पूरी पूरी कथा पढ़िएगा। महाविद्यालय की कक्षाओं में हम ऐसा आग्रह करते हैं विद्यार्थियों से, एक बहुत छोटा सा अंश परिचय के रूप में 10 पद आपके लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको चाहिए कि इस पूरी कथा को पढ़ें, इस काव्य को पूरा आनंद लें। राजा विशलदेव बारात सजा करके धारा नगरी पहुंच जाते हैं। आनंद उत्साह के साथ में विशलदेव और राजमती का विवाह संपन्न होता है। अब दहेज में गरीब आदमी अपने हिसाब से देता है दहेज, अपनी बेटी को तो सभी देते हैं, स्त्री धन के रूप में उसे माना जाता है। वो दहेज में बड़े लोगों के बड़ी चीज़ें दी जाती हैं, तो राजाओं के राज्य दिए जाते हैं। तो दहेज में राजा भोज परमार ने मांडलगढ़, अपरमाल, 12 दुर्ग अलग अलग दिए और उसके साथ में चित्तौड़ का गढ़ ये भी दिया। ये राजा की तरफ से अपनी पुत्री को कन्यादान में ये चीज़ें दी गई। पटरानी जो महारानी है, उन्होंने 1.25 लाख का नेक दिया, साथ में नागरचार, टूंक, टोडा, बूंदी, कुडाल, ये सारी जागीरें बख्शीश में प्रदान की अपने दामाद को, अपनी बेटी को। अन्य रानियां भी, राजाओं के अनेक रानियां हुआ करती थी, बहुपत्नी प्रथा थी। अन्य रानियों ने भी अलग अलग अपने अपनी हैसियत से, अपने हिसाब से, अपने दायरे में रह करके उन्होंने भी प्रसन्नता जाहिर करते हुए दामाद और बेटी को मंडोवर, सौराष्ट्र, गुजरात आदि प्रदेश अपनी ओर से भेंट में दिए। विवाहोपरांत विशलदेव अजमेर लौट गए। रानी राजमती साथ में, दोनों का अजमेर में स्वागत होता है। गाजे बाजे के साथ में अजमेर की सारी जनता अपने राजा और नई रानी का स्वागत करते हैं। महारानी राजमती और राजा विशलदेव बड़े आनंद के साथ में अपने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों में अगाध प्रेम है। राजा रानी एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते हैं। दोनों का सौंदर्य, दोनों का स्वभाव, विनोद, उसमें ये समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन पता नहीं कब समय, कब पासा पलट जाए। लगता ऐसा है कि अब तो ऐसा ही चलने वाला है, लेकिन अगले ही क्षण कुछ हो जाए, कुछ पता चलता नहीं है। आँखा केर झपूकड़े कुण जाने के होए, पलक झपकते ही पता नहीं क्या हो जाए। रात्रि के समय जो हंसते खेलते होते हैं, सुबह उनका पता ही नहीं रहता कहाँ थे। हम 7 पीढ़ियों का इंतजाम करते हैं, लेकिन हमें 7 मिनट का, 7 सेकंड का, अगले ही पल का पता नहीं है। ऐसी ही घटना सामान्यतः वार्तालाप के दौरान होती है। हमारे विद्यार्थियों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी ये उम्र इसी दौर की है जब आप भी वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं या बंध चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। गृहस्थी को चलाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस प्रेमाख्यान काव्य में, विशलदेव रास में रचनाकार ने जगह जगह ऐसे संकेत किए हैं कि बातचीत के दौरान किस तरह का ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी के बीच में बातचीत के दौरान किन
मापदंडों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। छोटी सी बात आपके जीवन में कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। राजा विशलदेव और राजमती बड़े आनंद से ठाठ से रह रहे होते हैं। अब राजा विशलदेव अजमेर का स्वामी, सांभर जैसा क्षेत्र उसके पास में जिसमें नमक की खाने हैं, लंबा एरिया, जैसलमेर तक थाने, सौराष्ट्र और ये प्रदेश उसे राजमती के साथ शादी करने के दौरान दहेज में मिल गए, इतने गढ़ मिल गए, किले मिल गए। व्यक्ति के पास में जब धन आता है तो धन अहंकार को लेकर के आता है। एक दिन विशलदेव ने अपने साम्राज्य और वैभव ऐश्वर्य से गर्वित होकर के अहंकारवश महारानी राजमती के सामने कहा कि रानी, मैं कितना बड़ा राजा हूं, मेरे पास अजमेर जैसा गढ़, आना सागर जैसा सरोवर, नवलक्ष सांभर जैसा देश और जैसलमेर तक थाने हैं। मैं पाटन और सौराष्ट्र का भी स्वामी हूं, मेरी कोई बराबरी कर सकता है दुनिया में? अहंकारी होकर के राजा कहता, आज मेरे बराबर कोई नहीं है। और अहंकार वश जब कहता है, रानी को राजा का यह अहंकारी बोल, ये गर्वोक्ति अच्छी नहीं लगी। अहंकार में तो सब कुछ डूब जाता है। इसलिए रानी ये समझाना चाहती है कि अहंकार तो राजा रावण जैसे लोगों का भी न रहा, दुर्योधन जैसे राजा का भी अहंकार उसको खा गया, पूरे परिवार को खा गया। इसलिए अहंकार में अपना पति नहीं आना चाहिए, राजमती ये चाहती थी। तो राजा को अहंकार की, उस गर्व की, उस घमंड की स्थिति से सामान्य स्थिति में लाना चाहती थी। रानी ने कहा, हे पतिदेव, इस तरह आपका अहंकार में बोलना ठीक नहीं, उचित नहीं है। उसने कहा कि आपको इस तरह गर्व, घमंड, अहंकार, दंभ नहीं करना चाहिए। दुनिया में राजस्थानी में कहा होता है, बड़ा बडीरा डेरू बाजे, एक से बढ़कर के एक मिलते हैं। आप अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन ये आपकी जानकारी का दायरा छोटा है। आप जैसे जैसे विस्तार में जाएंगे, जैसे जैसे आपकी परिचय क्षेत्र, आपका दायरा, आपकी परिधि बढ़ेगी, वैसे वैसे आप में विनम्रता आएगी। ज्यों ज्यों इनमें बुलंदियां आई, इनके लहजे में नरमियां आई। रचनाकारों ने लिखा, जैसे जैसे बुलंदी पर व्यक्ति पहुंचता है तो फिर विनम्र होता चलता है। लेकिन राजा विशलदेव में गर्व आया। रानी राजमती ने कहा, आप जानते नहीं हैं, बहुत से राजे महाराजे ऐसे होंगे जो आपसे बढ़कर के हैं। राजा को अपनी रानी की ये बात ठीक नहीं लगी। उसने तो अहंकार बस कहा था, रानी के सामने कह रहा था। उसे ये था कि मेरी महारानी कहेगी, हाँ महाराजा, आपके बराबर तो कोई नहीं, आप ही सबसे बड़े हैं। लेकिन पत्नी ने पति के बात का प्रतिकार किया तो उन्हें बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा, तो आप कोई ऐसे राजा को जानती हो जो मुझसे प्रभावशाली हो, मेरे से बड़ा साम्राज्य जिसके पास में हो, धन धान्य हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो? महारानी ने कहा कि आपके पास में तो मात्र नमक की झील है सांभर में। उड़ीसा के राजा को देखिए, जिनके यहाँ तो हीरों की खान है। उड़ीसा में तो हीरों की खाने हैं, आप तो सांभर में नमक मात्र निकलता है, इस नमक के कारण फूले नहीं समा रहे हो। ऐसा आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। रानी की बात राजा को अंदर तक चुभ गई, बुरी लगी, उससे अप्रसन्न हो गया। और अब यहां भी ध्यान करें आप, औरत यदि किसी पराये पुरुष की प्रशंसा करती है या फिर पुरुष किसी पराई नारी की प्रशंसा करते हैं तो पति पत्नी के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा होती, संशय पैदा होता, एक दूसरे पर प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही रानी ने कहा कि उड़ीसा के राजा को देखिए, उसके यहाँ तो हीरों की खान है। राजा विशलदेव को बुरा लगता है और रानी को पूछता, अच्छा, तू उड़ीसा को क्यों जानती है भाई? किस दिन उड़ीसा गई? उड़ीसा के राजा के विषय में तुम्हें जानकारी क्यों है? प्रश्न खड़ा होता। रानी अपने पूर्व जन्म की कथा के आधार पर कहती है, पूर्व भव है, मुझे तो पूर्व जन्म की कहानी कुछ याद है, ऐसा कुछ मेरा अनुभव है। इस जन्म में तो मैं उड़ीसा कभी गई नहीं, लेकिन ऐसे पूर्वाभास मुझे है कि हो सकता है मैंने पूर्व जन्म में उड़ीसा में देखा होगा, तो वहाँ के राजा को मैं जानती हूँ, वहाँ हीरों की खान है। खैर, बात यहाँ खत्म हो गई। लेकिन राजा जोगी अगन जल इनकी उलटी रीत, डरते रहिए परशुराम ये थोड़ी पाले प्रीत। राजा योगी अग्नि जल ये प्रीति नहीं रखते हैं, ये अपने सामने किसी दूसरे को बड़ा मानते ही नहीं। सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक शशि हरि की नाही, तुलसी ने भी लिखा। सामर्थ्यवान को दोष कैसे हो सकता है? राजा ने दूसरे की प्रशंसा कैसे सुने?
शेर अपने आप को बड़ा मानता है, इसलिए वो आसमान में बादल की गर्जना को भी सहन नहीं कर सकता। वो कहता है गर्जने का अधिकार मेरे पास में। विशलदेव कहता है दूसरा कोई राजा मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है। ये बात उसको अंदर तक कचोट गई और उसने गुस्से में आकर के रानी से कहा, अच्छा तब तो मैं उड़ीसा जाकर के उन हीरों की खानों को स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा और जानना चाहता हूं कि उड़ीसा का राजा कितना बड़ा है और उसके पास में क्या क्या साधन है, क्या क्या सामान है, ये मैं देखना चाहता हूं। जैसे ही राजा ने उड़ीसा जाने का प्रस्ताव रखा, रानी को अपने भविष्य की चिंता हुई। लगा कि ये राजा उड़ीसा जाएगा, उड़ीसा के राजा से युद्ध होगा, वहां का साम्राज्य ये हड़पना चाहेगा। पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे, चला करके आक्रमण करके जाने वाला राजा कब जीत पाता है। उड़ीसा का राजा कोई छोटा थोड़ा ही है, कोई कम बलशाली थोड़ा ही है। किस तरह से ये जाएगा। फिर मान लीजिए ये तो नमक की खानों पर ही इतना लालायित हो रहा है, इतना मुग्ध हो रहा है, इतना गर्व कर रहा है, और वहां जाके ये जीत जाए, हीरों की खान इसको मिल जाए तो वापस क्यों आएगा। और राजा के लिए दूसरी रानियों की कौन सी कमी पड़ी है। उड़ीसा में वहां जाएगा, वहां का राज्य मान लो ये हथिया लेता है, वहां रानियां महारानियां और मिल जाएंगी। अपने जीवन को, अपने भविष्य को गर्त में देख करके, अंधकार में डूबता हुआ देख करके रानी विचलित हो जाती है, विवल हो उठती है और अनुनय विनय करती है कि महाराज मेरे कहे को बुरा न मानिएगा, उड़ीसा जाना ठीक नहीं है। आपका खूब साम्राज्य है, हम यहाँ बड़े आनंद से रह रहे हैं, आपके पास कौन सी कमी है, काहे को उड़ीसा जाना। और मेरा आग्रह स्वीकार कीजिएगा, उड़ीसा जाने का आपका जो मन है उसे बदलिएगा, इस संकल्प को भुला दीजिएगा। लेकिन राजा किसकी माने साहब, सोच लिया तो सोच लिया। राजा ने एक भी नहीं सुनी। रानी ने अपनी जेठानी से कहा, राजा की भाभी से, राजा की भावज से, उन्होंने भी समझाया, लेकिन बीसलदेव ने एक नहीं मानी और सारे दास दासियों के, नौकर चाकरों के, सबके प्रयत्न विफल हो गए। राजा ने उड़ीसा के लिए प्रस्थान कर दिया और शीघ्रातिशीघ्र उड़ीसा पहुंचा। वहां जाकर उसने राजा से लड़ाई करना नहीं, बड़ी योजना के साथ में गया, वहां जाके वहां के राजा के यहां नौकरी कर। ये दो भाग पूर्ण हो गए। अब तृतीय भाग है जो इस पूरे काव्य का केंद्र बिंदु मान सकते हैं, केंद्रीय भाव मान सकते हैं, इसकी जान है, इसके प्राण है, इसी के लिए पूरा काव्य सृजित हुआ है। यहां तक तो कहानी आई, यहां से विरह का दौर शुरू होता है। जैसे ही राजा विशलदेव उड़ीसा के लिए प्रस्थान करता है, महारानी राजमती विरह की आग में जलने लगती है। पति से विहीन, पति से अलग होकर के, बिछुड़ करके एक पत्नी की क्या स्थिति होती है, वो सारी स्थितियां रासाकार नरपति नाल वर्णित करता है। एक औरत के लिए पति से अलग रहना कितना कठिन है, कितना दुष्कर है, समाज की कैसी कैसी धारणाएं, कैसी कैसी मान्यताएं और किस किस तरह से निगाहें उसको कचोटती है, उसके अकेलेपन को और ज़्यादा बोझिल बनाती है, वो समय उसको खाने को दौड़ता है। ये सारी चीज़ें उसके सामने आती हैं। राजमती दिन रात अपने पति की प्रतीक्षा करती है, काश वो दिन वापस आए कि मेरे पति लौट आए। खाना पीना छूट गया और वो इतनी दुखी होती है कि परमात्मा से कह उठती है कि हे ईश्वर, जब तुम्हें बिछुड़ाना ही था तो मिलाया क्यों। और अंत में वो कहती है कि तुमने इस औरत की जाति को, नारी जाति को बनाया ही क्यों। क्या दुख झेलने के लिए ही बनाया है, कष्ट झेलने के लिए ही बनाया है। हम तो परेशानी के लिए ही पैदा हुई हैं। ऐसा करके वो विरह की एक मार्मिक अभिव्यक्ति वहां पर हुई। इस काव्य को आप पढ़ेंगे तो एक से आगे बढ़ करके एक पद आता है और उसमें विरह की स्थितियों को, विरह जनित दुख को, एक स्त्री के लिए, एक औरत के लिए पति से विमुख होकर के, पति से बिछोह में, वियोग में किस तरह जीवन कष्टकर होता है, किस तरह से जीवन दुखप्रद होता है, इसकी जानकारी पूरी वहां मिलती है। रानी की सारी सखियां, दासियां उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि इतना चिंता न करिएगा, ईश्वर सब ठीक करेगा, राजा एक दिन लौट करके आएंगे, शीघ्र लौट करके आएंगे। हे महारानी, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी काया को, अपने स्वास्थ्य को बचा करके रखिएगा, खाना पीना समय पर खाइएगा, इतनी चिंता नहीं कीजिएगा। लेकिन चिंता करने से तो होती नहीं।
वो तो मन से, जब भीतर दुख होता है तो आंतरिक दुख को कौन जान सकता है। जो विरह का पौधा है, जो प्रेम का पौधा है, वो तो भीतर उगता है। और वो नित सूकई नित पल्लवई नित नित नवला दुख, ढोला मारू में कहा गया। वो पौधा नित सूखता है और नित पल्लवित होता है। निराशा आते ही सूख जाता है, थोड़ा सा आशा का क्षण आता है तो पल्लवित हो जाता है। नित नित नवला दुख, नित्य नित्य नवीन दुख लेकर के आता है। महारानी बड़ी परेशान होती है और कवि यहाँ पर 12 मासा वर्णन करता है। अलग अलग महीनों में किस तरह से प्रकृति में, प्रकृति के उपादानों में, प्रकृति के उपक्रमों में परिवर्तन होता है और उनके साथ में कैसे महारानी को दुखों की अनुभूति होती है। जब सुख के क्षण होते हैं, संयोग के क्षण होते हैं, उनमें जो जो सुखप्रद होता है वही वियोग के क्षणों में दुखप्रद हो जाता है। जहाँ चांद का उगना, बादलों की गर्जना, ठंडी हवा का चलना, एकांतवास, ये सब संयोग के समय में प्रेम को बढ़ाने वाले, आनंद देने वाले, प्रफुल्लित करने वाले, प्रसन्न करने वाले होते हैं। वही वियोग के क्षण में ये उपक्रम उल्टा उतना ही, जितना सुख ज़्यादा देते हैं उतना ही दुख ज़्यादा देने वाले हो जाते हैं। खाने को दौड़ना, वो सेज सांपिनी की तरह, सर्पिनी की तरह आकर के काटने को दौड़ती है। इसी तरह का वर्णन नरपतिनाल ने इस काव्य में महारानी राजमती की वियोग जनित स्थितियों को वर्णित किया है। यहाँ विद्यार्थियों से यह आग्रह करूंगा, इस कथा में एक बीच का पार्ट ऐसा भी आता है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो आपको रास्ते से भटकाने के लिए, जैसे मंथरा ने कैकेयी को प्रस्ताव रखा और कैकेयी उसकी बात में आकर के क्षणिक स्वार्थ के लिए लोक की निंदा का पात्र बन गई। उसी तरह से राजमती के सामने भी एक दासी आती है, एक दूती आती है। दूतियों का काम होता था, दूती कहते हैं एक दूसरे की सूचनाएं यहाँ से वहां ले जाना। जब रानी विरह की स्थिति में रहती, इतनी सुंदर औरत, सौंदर्यवती वो महारानी, उनका सौंदर्य कामी पुरुषों की आंखों में खटकता है, आकर्षित करता है, उनको ललचाते हैं। तो दूती के साथ में दूती को किसी ने भेज दिया। वो दूती गई राजमती की चहेती बन करके, उनकी प्रशंसक बन करके, उनकी हितैषी बन करके, और रानी से कहा, देखिए महारानी, राजा उड़ीसा गए, पता नहीं कहाँ गए, आए कब आए कि नहीं आए कुछ मालूम नहीं है। आप अपने इस यौवन को, अपनी जवानी को, अपने जीवन के इन सुरम्य क्षणों को इस तरह से वियोग में रो रो करके क्यों व्यतीत कर रही हैं। दूती ने प्रस्ताव रखा कि यदि मेरी माने तो ये मेरा अनुभव है, बूढ़ी दूती होती है, कि मेरी प्रौढ़ उम्र का ख्याल कीजिए। मैं आपसे प्रस्ताव रखती हूँ कि जब तक राजा नहीं आते हैं आपको किसी अन्य पुरुष के साथ में संबंध जोड़ लेना चाहिए, रिश्ता जोड़ लेना चाहिए और उनके साथ में आनंद से अपने जीवन के इन दिनों को काटना चाहिए। तुम्हें विरह में रो रो करके क्यों, राजा तुम्हारी चिंता थोड़ी कर रहा है। यदि चिंता कर रहा होता तो वो वहाँ क्यों जाता। इसलिए वो राजा के विरुद्ध उसके कान भरती है और उसे प्रस्ताव रखती है कि अपने जीवन को आनंदित कीजिए, अपनी इस जवानी का, अपने यौवन का आनंद लीजिएगा और किसी दूसरे पुरुष के साथ में अपने संबंध स्थापित कर लीजिए। जब राजा आता तो फिर से राजा के साथ में हो जाएगा। इनको आप उजागर भी कर सकती हैं, उनको छुपा करके भी रखते हैं, ऐसे संबंधों को जो असामाजिक संबंध है उनके लिए प्रस्ताव रखती है। ऐसे बहुत से प्रस्ताव कारगर भी हो जाते हैं, फलीभूत भी हो जाते हैं और इस तरह की दूतियाँ अपनी योजना में सफल हो जाती हैं। लेकिन राजमती, वो परमार वंशीय राजकुमारी जिनको चौहानों ने की औरतों ने मंगल गीत में गाया था, हमने पहले बात की, परमार राजकुमारियों का विरुद्ध रहा है। उनकी ये ख्याति रही है, प्रसिद्धि रही है कि वो पतिव्रत धर्म की श्रेष्ठ पालक हैं। वो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष को देखना पसंद नहीं करती हैं। वो चरित्रवान नारी हैं। अतः उसको दूती की बात बहुत बुरी लगती है और उसे लगता है कि इस दूती ने मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रख कैसे दिया। खुद अपना आत्म मूल्यांकन करने लगती है, आत्म मंथन करने लगती है कि मेरे में कौन सी कमी आ गई, इस दूती की हिम्मत हो गई मेरे सामने इस तरह की दुष्ट वृत्ति वाली बात करने के लिए। मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया इसने। क्या मेरे चरित्र में कोई कमी हो सकती है? क्या मेरे व्यवहार में ऐसा कुछ आ गया है? वो आत्म मंथन करने लगती है, चिंतन करने लगती है और दूती पर बड़ा गुस्सा आता है, क्रोधित होती है और क्रुद्ध होकर के उसे महल से बाहर निकाल देती है कि जाओ, मुझे आइंदा से कभी मुंह मत दिखाना, इस तरह की दुष्ट बात करने की हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी। रानी विचलित हो जाती है, विरह की आग और प्रदीप्त होती है, विरह की अग्नि में झुलसने लगती है, जलने लगती है।
रानी अपने आप को पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए विरह की उस आग में कुंदन की तरह तपाती है, अपने प्रेम को स्वर्ण से कुंदन बना देती है। 11 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, रानी किसी पर पुरुष से मुंह नहीं बोलती है। राजा वापस आए इसी इंतजार में हमेशा उड़ीसा वाले पथ की तरफ देखती रहती है। सारी स्थितियों का जिक्र कवि करता चलता है, एक से बढ़कर के एक छंद उसमें आते हैं, आप पढ़िएगा तो आनंद आएगा। 11 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। रानी को लगता है कि पता नहीं राजा आए नहीं आए, भूल भी गए होंगे वहां जाकर के। जब व्यक्ति बाहर चला जाता है, अपनों से दूर हो जाता है, आपकी संवादहीनता हो जाती है, तो पीछे वाले याद नहीं आते। रानी इस बात का चिंतन करते हुए पांड्या को बुलाती है, अपने पुरोहित को बुलाती है और पुरोहित को कहती हैं, हे पंडित, हे पांड्या, उड़ीसा जाकर के राजा का पता करो, विशलदेव अब तक लौटे नहीं, किस स्थिति में है, क्या कर रहे हैं, उनको जाकर के मेरे विषय में जानकारी दो, उनके राजकाज के विषय में जानकारी दो। अजमेर, सांभर, यहाँ की जनता सब उनका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा जाकर के उन्हें बताइए और मेरे बारे में बताइए कि तुम्हारी रानी किस तरह से पल पल तुम्हारे इंतजार में मर रही है। वो पत्र देती है, पांड्या उड़ीसा जाता है। 7 महीनों से भटकते भटकाते घूमते, उस समय इतने साधन नहीं थे, विशलदेव के पास में पहुंचता है। उड़ीसा जाकर के पांड्या विशलदेव को ढूंढता है और ढूंढ करके रानी का संदेश उन्हें देता है और अजमेर आने के लिए आग्रह करता है। रानी का संदेश पढ़ता है। रानी ने लिखा, हे महाराज, आपके इंतजार में पल पल जल रही हूं। एक से बढ़कर के एक उपमाओं के साथ में कुमुदनी चंद्रमा को झूरती है, कमलिनी सूर्य को झूरती है, उसी तरह से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आपके इंतजार में पानी से मछली जिस तरह से बाहर होकर के तड़पती है, उस तरह से तड़प रही हूँ। आपके आने से मेरा जीवन सुरम्य होगा, आपके बिना ये जीवन नीरस हो चुका है, बंजर भूमि की तरह मैं हो गई हूँ। आकर के इस भूमि पर बरसात करिए अपने प्रेम की। रानी का संदेश पढ़ करके राजा विशलदेव अजमेर आने को उद्धत हो उठता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है कथा में। उड़ीसा के राजा की महारानी वो विशलदेव को आने नहीं देना चाहती, वो चाहती है विशलदेव वहीं रहे। ये संकेत भी हमें समझना है। वो रानी प्रयास करती है कि विशलदेव ना जाए, लेकिन विशलदेव को रानी राजमती का संदेश, पांड्या द्वारा उस संदेश को कहना, वो सारी चीजें भुला नहीं सकता। इसलिए विशलदेव अपने प्रण का पक्का होकर के अजमेर के लिए प्रस्थान करता है। सबके प्रयत्न विफल हो जाते हैं। विशलदेव जिस तरह से अजमेर से उड़ीसा के लिए रवाना हुआ था, तब भी दूसरों की बातें उन पर नहीं लगी। उसी तरह से उड़ीसा से रवाना होते समय भी किसी का प्रयास, किसी का आग्रह, किसी का दबाव उस पर नहीं रहा। वह वहां से रवाना होता है और विशलदेव अंततः अजमेर पहुंचता है। रास्ते में से ही एक योगी को सारा संदेश दे करके महारानी राजमती के पास में भेज देता है कि मेरी सूचना दीजिए, मैं उड़ीसा से रवाना हो चुका हूं और शीघ्र महारानी राजमती से मिलता हूं, अजमेर आता हूं। योगी ने आकर के रानी को सूचना दे दी। 11 वर्ष का इंतजार तो जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन अब आने वाले 2, 4, 5 दिनों का इंतजार, जैसे जैसे मिलन की घड़ियां नजदीक आती है, इंतजार लंबा होता है। महारानी उस समय को व्यतीत कर नहीं पाती है, एक एक पल उसको खटकता है। रानी के उस इंतजार का किस तरह से वर्णन कवि करता है, उसको पढ़िएगा। अचानक राजा अजमेर पहुंचता है और राजा को देख करके राजमती प्रफुल्लित होती है। आधी चूड़ी कागगढ़ आधी गई तड़क, ये राजस्थानी के लोक काव्य में जो स्थितियां हैं, वैसा वर्णन, वैसी स्थितियां यहाँ पर है। कौवे के लिए भी रानी कौवे उड़ाती है बीच में। कौवे को कहती है कि तुम्हारा बोलना, तुम तो बोलते हो तो कहते हो मेहमान आ रहे हैं, लेकिन मैं तो रोज उड़ाते उड़ाते परेशान हो गई, तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी, तुम्हारे तमाचा लगा दूंगी, तुम तो झूठे बोलते हो। मेरे राजा आ ही नहीं रहे, मेरे पति आ ही नहीं रहे। लेकिन अचानक राजा आते हैं तो बड़ी प्रसन्नचित होती है। राजा रानी दोनों का पुनर्मिलन होता है, वियोग की घड़ियां खत्म होती है। रानी और राजा जब एकांतवास में होते हैं तो महारानी राजमती
अपने पति से प्रश्न करती है, हे पतिदेव, 12 वर्ष की ये अवधि, ये समय अवधि आपने मुझसे अलग व्यतीत की है, उड़ीसा में रहे हो, कहाँ रहे, किसके साथ रहे, किस तरह से व्यतीत किया, सारी कहानी जानना चाहती है। किस किस के साथ रहना हुआ, कैसे आपका जीवन व्यतीत हुआ। और ये प्रश्न राजा को एक बार के लिए थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में बातचीत होने में एक दूसरे के प्रश्नों को बड़े ढंग से सुनना होता है। उसी भावभूमि पे सुनते हैं, उसी पे प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसी गंभीरता के साथ में तो गृहस्थी बनी रहती है। और उखड़ करके भ्रम की स्थितियां पैदा करते हैं तो गृहस्थियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए राजा बड़े संयम से प्रश्नों के उत्तर देता है। राजा समझाता है, दोनों आपस में एक दूसरे का विश्वास करते हैं, परस्पर वो एक दूसरे का भरोसा पतियारा कायम होता है, दोनों की गृहस्थी बड़े आराम से व्यतीत होती है। ये काव्य संपन्न होता है। इस काव्य के विषय में हमारे विद्यार्थी ये जाने, यदि विशेष रूप में लिखना हो तो ये विवाह, मिलन, विरह और पुनर्मिलन की कथा पर आधारित यह रास एक सफल गीति काव्य है। प्रेम की भावभूमि पर विरह की स्वाभाविक अभिव्यंजना के सहारे रस सरिता सरसित की गई यह एक भावुक कवि की सरस कल्पना से प्रसूत ऐसी स्वस्थ प्रणय की कथा है जिसमें जीवन का तरल रस प्रवाहित होता रहता है। राजमती एक स्वाभिमानिनी, प्रतिप्राणा और प्रबुद्ध नारी है। उसे अपने प्रिय विसल देव से अगाध प्रेम है। वह पूर्ण समर्पिता नायिका है। उसका प्रेम पूर्ण, निरंतर वृद्धि करता हुआ, अनन्यता का पोषक और संयम एवं सदाचार की सीमाओं में विचरण करता दिखाई देता है। वो कहीं भी भटकती नहीं है, किसी तरह से नैराश्य के समुद्र में नहीं जाती है, किसी तरह से दूसरों के प्रलोभन में नहीं आती है। राजा से विलग होने का कभी उसके मन में एक पल के लिए भी विचार नहीं आता है। पर पुरुष का चेहरा नहीं देखना चाहती, उसके मन में कहीं विचार ही नहीं आता है। ऐसा ये श्लील काव्य, ऐसा पवित्र काव्य, ऐसा विशुद्ध काव्य है। इस काव्य में चित्रित प्रेम पूर्णतः शुद्ध एवं उज्ज्वल है। निष्कलंकता उसका प्रमुख गुण है। राजमती 12 वर्ष तक विशल देव की वापसी की प्रतीक्षा करती है और अपने अनाघ्रात यौवन को प्रिय आगमन की वेला तक सहेज कर रखती है। यह प्रेम मार्ग की विविध बाधाओं को पार करती हुई अपने प्रेम की परिपक्वता को प्रमाणित करती रहती है। मिलन और बिछोह दोनों ही स्थितियों में इस काव्य का प्रणय शुद्ध और स्वच्छ बना रहता है। ये हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। हमारी युवा पीढ़ी इस तरह के काव्यों को पढ़ करके अपने जीवन को पवित्र बनाइएगा। अपने जीवन में आने वाले संकटों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, गृहस्थी में आने वाले संकट को, आने वाली विपरीत परिस्थितियों को, विषमताओं को, विद्रूपताओं को किस तरह से हम अपने विवेक से, अपने संयम से, पारस्परिक समझ से ठीक कर सकते हैं, इसका ठीक ठीक भान ऐसे काव्य पढ़ने से होता है। रचनाकार जब रचनाएं लिखते हैं तो उनकी रचनाएं किसी समय की उपज होती है, लेकिन समय में आबद्ध होकर नहीं रहती है। अगले समय में भी और कई कई युग बीतने के बावजूद भी वो प्रासंगिक रहती है, उपादेयता उनकी रहती है। इसी दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम में विशल देव रास ये काव्य लगाया गया है। इसके कुछ चुनिंदा पद आपके इस पाठ्यक्रम में हैं, 10 पद। उनका अध्ययन में अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।